हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। सो टुडे वी विल स्टार्ट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें हम सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, एच सेंटर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में आपके पास क्या होता है? सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है ना, उसमें सिर्फ आपके पास एटम्स जो हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। एटम्स जो है सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है। इसका जो 2D रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, 2D रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से होगा, ठीक है। एक क्यूब है, मतलब ऐसे सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास एटम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर हम 3D रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इस तरह से कॉर्नर्स पे एटम्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में नेक्स्ट हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ओनली एट कॉर्नर्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 0 0 एट कॉर्नर। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग आयंस। इस एटम के सराउंडिंग आयंस कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। मतलब इसके आसपास, ये जो एक एटम है, इस एटम के आसपास कितने आयन प्रेजेंट हैं। अब वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, ये तो हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है। हम इस वाले एटम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसके सराउंडिंग आयन्स हमें काउंट करने हैं। इसके सराउंडिंग आयन कौन कौन से होंगे? एक तो ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 3। यहाँ पे तो हमें 3 दिख रहे हैं, बट अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे ना, 3D में अगर आप इस यूनिट सेल को इमेजिन करोगे तो ये तो एक ही यूनिट सेल है। अब इसके आसपास और भी यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसके पास इधर भी एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, इसके पास ही बिल्कुल इससे अटैच होगा जो, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, इसके सामने भी एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। तो जैसे इसमें ये 3 दिख रहे हैं ना, ऐसे ही एक ऊपर होगा, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा, ये दिख रहा है, इसके सामने एक एटम प्रेजेंट होगा, और ऐसे ही इसके इधर साइड में एक एटम प्रेजेंट होगा, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे। तो मतलब ये जो एटम है, ये 6 जो है 6 आयन्स से, 6 एटम से सराउंडिंग है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका, वो कितना आएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम निकालते हैं मिनिमम टचिंग कंडीशन। मिनिमम टचिंग कंडीशन के अंदर आप क्या फाइंड आउट करोगे? मिनिमम टचिंग कंडीशन में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन A, D और R के बीच में, ठीक है। जिसमें से A क्या है? A है हमारी एज लेंथ, R क्या है? रेडियस, और D क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। A एज लेंथ, ये क्या है? A, ठीक है। R रेडियस, और D क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। मतलब इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और देखो,
मैं दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज इसमें तो समझ नहीं आ रहा। जैसे ये है, ठीक है। अब देखो एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसे इसके साथ साथ एक यहाँ पे भी होगा। अब ये पूरा तो क्या होगा, एज लेंथ ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी होगा। अब डिस्टेंस तो हम सेंटर से ही मेज़र करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये भी डी, ठीक है। और आर क्या होता है, रेडियस, मतलब एक एटम की रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ क्या है, आर। तो अब आप सही से देख पा रहे होंगे कि डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टू आर के। ये डी है, एक की रेडियस आर, टोटल डी है, और रेडियस कितनी आ रही है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो ये क्या हो गया, टू आर। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, टू आर हो गया, ठीक है। और ए, ये टोटल हमारे पास ए है। अब हमें क्या निकालना है, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो डी और आर के बीच का डिस्टेंस हमें पता लग गया, और ए किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो आ गया, सॉरी डिस्टेंस कह रही हूँ, रिलेशन निकालना है, सॉरी, कि ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टू आर आ गया। अब हमें यहाँ से क्लियरली शोन है, ए हमारे पास एज लेंथ है, डी क्या है, दोनों का दोनों का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, और आर क्या है, रेडियस। तो ये है एक एटम की रेडियस, ये दूसरे एटम की रेडियस। सो डी इज इक्वल टू क्या होगा, टू आर, और ए तो ऑलरेडी डी के इक्वल है ही। तो ये हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम टच फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में को कैसे सॉल्व करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का ना एक फॉर्मूला होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूबिक, ठीक है। मतलब इसका मतलब देखो, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स, वैसे नंबर ऑफ एटम वैसे तो पर यूनिट सेल है, उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में टोटल एटम हमें निकालने हैं। टोटल एटम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम रखेंगे, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम, अब मैंने आपको कल एक काउंट सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कितने हमारे पास, मतलब कॉर्नर्स, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स पे टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने सिखाया था क्यूब के अंदर हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे और एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8 इंटू, अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, एक एटम का एक यूनिट सेल के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब देखो वही बात है, ये तो एक सिर्फ एक यूनिट सेल है, बट एक आपका एक पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है, उसमें एक यूनिट सेल ऊपर होगा, ऐसे ही एक आगे होगा, पीछे होगा, मतलब पूरा एक ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जैसे देखो एक यूनिट सेल ये है, इसके साथ ही एक आगे होगा, ऐसे ही 2 ऊपर होंगे, ठीक है, 2 इसके सामने होंगे। तो जो एक यूनिट सेल का, मतलब एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, और जो इसके आगे होंगे उनके साथ भी होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें निकालना है कि पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के साथ इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 बनता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एक एटम है ये 8 यूनिट सेल से सराउंडिंग है, ठीक है। यहाँ तो आपको 4 दिख रहे हैं, ऐसे ही 4 इसके सामने भी होंगे। अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे ना, मैं 2D में आपको सिर्फ 4 ही दिखा पा रही हूँ, 4 जो है इसके सामने आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/8। सो 8, तो ये टोटल आ गया 1, ठीक है। सो यहाँ से नंबर ऑफ एटम हम 1 पुट करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब एटम क्या है, सफ़ियर,
एटम को मैं यहाँ से स्फीयर दिखा रही हूँ ना आपको, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसकी साइड्स हमने एज लेंथ वैल्यू क्या ली हुई है ए ली हुई है, ठीक है। अब इसको इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, इसको ऐसे रखे हैं, ए की वैल्यू क्या है 2r, तो यहाँ से 2r का क्यूब पुट करते हैं, 3 × 8 2r का क्यूब। तो इसको अगर हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी पाई/6। अगर इसको हम टोटल सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.52, और अगर इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन तो होते 52%। ये इसकी क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट अब यही जो हमने सिंपल क्यूबिक के लिए जो भी सारे करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, यही सारे हम फेस सेंटर के लिए फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले फेस सेंटर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे प्लस फेसेस के सेंटर में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D में हम इसको कैसे देखेंगे, ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन में आपको इसकी दिखा रही हूँ। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एटम्स, और ये एक फेस है इसके सेंटर पे प्रेजेंट, ये इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन है। सेम हम इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन अगर चेक करें, इस तरह से अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं तो वही सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और फेसेस पे 1 2 3 4, एक फेस पीछे होगा और एक ऐसी ही फेस आगे होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो करैक्टरिस्टिक आता है दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसके फाइंड आउट करें, सबसे पहले तो कॉर्नर्स पे तो 0 0 0 हो गए, है ना, और उसके बाद जैसे ये एक फेस है, ये मतलब ये ऊपर नीचे जो 2 फेस हैं इनके लिए एक आएगा, इन दोनों के लिए एक आएगा, और जो आमने सामने इन दोनों के लिए एक कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो जैसे ये और ये हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये 1/2, ये 1/2 और ये 0, इस तरह से 1/2 1/2 0, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 1/2 0 1/2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट 0 1/2, इस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी बताया था कि इसको बोलते हैं मतलब आपके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या नंबर ऑफ जो सराउंडिंग आयन्स हैं वो कितने हैं एक एटम के, ठीक है। तो वो आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे निकालेंगे, अब ये एटम अगर हम देखते हैं ये एटम कितने एटम से सराउंडिंग है, तो 4 तो यही हो गए, है ना, इस तरह से 4 ऊपर होंगे 8, और फेसेस जो ऐसी एक फेस ये है, एक ऐसी ऊपर फेस होगा, ठीक है, ऐसी इसके सामने इधर इधर एक फेस होगा, इधर एक फेस होगा। तो इस तरह से आपके पास 12 बनता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बनता है 12। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है मिनिमम टचिंग कंडीशन। मिनिमम टचिंग कंडीशन इसकी कैसे चेक करोगे आप, ऐसे ही हम पहले 2D में सिंपली इसको दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे मैंने बताया था ये इस तरह से आप 2D में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा
बड़ा बनाना सर्कल। तो इस तरह से, इस तरह के एक बीच में भी होगा, बीच में फेसेस पे है ना, तो इस तरह से ये 3 जो सर्कल हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, मिनिमम टचिंग फ्रीक्वेंसी, मिनिमम टचिंग कंडीशन निकालनी है। ठीक है, अब जैसे इसको हम एक, इसमें हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे बेसिकली ना। ट्रायंगल बनाते हैं ABC, पाइथागोरस सबको पता होगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये क्या है, एज लेंथ, इसको हम, इसकी वैल्यू हम लेंगे A, इसकी वैल्यू भी हम लेंगे A। ठीक है, AC की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो ये आ गया 2A का स्क्वायर। अब हमें डायग्राम से पता है ये क्या है 2R, ये क्या है R, एंड दिस इज ऑल्सो R। सो AC किसके इक्वल हो गया, 4R के। AC की वैल्यू क्या होगी, 4R के इक्वल होगी। अब अगर ये 4R है तो AC स्क्वायर 16R स्क्वायर, इसको अब हम रखते हैं यहाँ पे, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लें, A निकालते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू 8R, A इज इक्वल टू 2√2 R। ठीक है, और 2R, और अगर इसको हम मतलब सिंपली लर्न करना चाहें, सो 2R इज इक्वल टू A/√2 इज इक्वल टू D। ठीक है, ये D के इक्वल होता है ना, D इज इक्वल टू A, ये हमने देखा था ना पिछले में सिंपल क्यूबिक में, मैंने आपको बताया था कि ये D के इक्वल कैसे है A, क्योंकि हमें D क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ना। सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी D हो, और यहाँ से इसकी वैल्यू भी क्या है A, तो ये D के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये आती है इसकी मिनिमम टचिंग कंडीशन। अब हम देखेंगे क्या, 6 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट्स पे तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि 8 × 1/8 रहेगा कोऑर्डिनेट पे, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस। अब हम फेसिस पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा वो निकालना सीखेंगे। अब देखो टोटल हमारे पास फेसिस कितने हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 3D में मैंने आपको दिखाए थे, कितने थे टोटल नंबर ऑफ एटम फेसिस पे, सिर्फ 6 फेसिस हैं, हर एक फेस के सेंटर में एक एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 6। अब एक एटम का पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें इसमें लिखना है। अब देखो ये जो एक एटम है ये कितने और यूनिट सेल में से कंबाइन हो रहा है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, बस 2 ही यूनिट सेल से कंबाइन होगा ना, क्योंकि जो इसके ऊपर यहाँ पे जो एक यूनिट सेल होगा उसके साथ ये कंट्रीब्यूशन देगा, एक इसके साथ और एक उसके साथ, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये वैल्यू कितनी आती है 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे 4। अब जो सेवन्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवा दिया, सेम फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट लिखूँगी। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमने निकाल दिया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम सफियर का वॉल्यूम अपॉन में A³। ठीक है, यहाँ से हमने जो A की वैल्यू ये लिखी थी ये पुट करेंगे अपॉन में 2√2 का क्यूब, यहाँ से R³। अगर हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं पाई की फॉर्म में तो ये आएगी। ठीक है, और इसको अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो ये बनती है आपके पास 74% बनती है ये वैल्यू। सो या अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉडी सेंटर और एज सेंटर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सो या stay tuned for upcoming videos. As always, keep innovating and exploring. Thank you.